स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हमने संस्कृत पढ़ाया था, अब हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत संस्कृत का सिलेबस उठाएंगे। और डीएलएड का संस्कृत का सिलेबस हिंदी का सिलेबस बहुत ही आसान है। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। भाषा, किसी भी साहित्य को जानने से पहले सबसे पहले हमें उसकी भाषा को जानना अति आवश्यक है। तो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा की निष्पत्ति कैसे हुई, भाषा से क्या क्या लाभ होते हैं, उसे जानना सबसे अति आवश्यक है। सबसे पहले भाषा वास्तव में होता क्या, ये जान लेना अति आवश्यक है। तो भाषा का अर्थ क्या होता है, देखिए भाषा का अर्थ, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? भाष धातु से निष्पन्न हुआ। और भाष का अर्थ क्या होता है? भाषण देना अर्थात बोलना। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं, भाषण देते हैं, वही हमारा क्या है? भाषा है। अब भाषा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमारे कुछ भाषा के वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। उसमें से हम एक परिभाषा लिए हैं डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार। बहुत ही सुंदर परिभाषा उनका, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए एक ये शब्द जाइए, कह रहे हैं कि भाषा मनुष्य के उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं। चेष्टा मतलब हम जो प्रयत्न करते हैं, व्यापार मतलब हम जो बोलते हैं। तो भाषा मनुष्य के उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी भाषा मनुष्य की उच्च चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी, कैसे, जो शरीर के अंग है, अवयव हैं, से उच्चारण किए गए। यहाँ शरीर के उपयोगी शरीर अवयव मतलब क्या है? हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो शरीर के कई अंग होते हैं, जैसे कंठ हो गया, ताल हो गया, जीवा हो गया और ओष्ठ हो गया। इन सब के अवयवों के द्वारा करना उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी व्यक्ति जब अपने विचारों को प्रकट करता है, किसके द्वारा प्रकट करता है? भाषा के द्वारा वह प्रकट करता है। अब भाषा की विशेषता क्या है, भाषा के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, देखिए पॉइंट टू पॉइंट करते। मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा है भाषण विचार विनिमय का साधन है। क्या है भाषा? भाषा विचार विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन। हम जब भी कोई किसी से बात करते हैं तो किसी भाषा के द्वारा ही किसी भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। और वो व्यक्ति जब हमारे भावों को अंतर देता है या उत्तर देता है तो वह अपने भाषा में ही, जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं तो जो सामने वाला हिंदी जानता है तभी तो समझ पाएगा हमारी भाषा को। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी के बातों को समझ पाता है। अब हिंदी वाले के सामने अंग्रेजी की बात करिए, अंग्रेजी वाले के सामने हिंदी बात करिए तो आपस में विचार विनिमय नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जैसे आपने कभी कहावत सुना होगा कि किसी एक रेस्टोरेंट में कोई एक अंग्रेज व्यक्ति जाता है, कहावत ही है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। भाषा के देखिए तो जाता है और होटल में बैठता है तो वेटर से कहता है वेटर वाटर वाटर। देखिए अब वो भाषा को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो शुद्ध हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। तो कह रहा है वाटर वाटर, तो देखिए अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग का प्रयोग क्या करता है, तो सोचता है कि मटर मांग रहा है, मटर, तो मटर ले आकर दे देते हैं। तो भाषा जो होता है विचार विनिमय का साधन होता है। जब तक आप दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपस में विचार विनिमय नहीं कर पाएंगे। और भाषा के द्वारा समाज के लोग परस्पर विचार विनिमय करते रहते हैं। करें भाषा के द्वारा मनुष्य या समाज कि लोग पारस्परिक विचार विनिमय करते रहते हैं।
एक समाज के व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं तो भाषा के द्वारा ही वो अपनी बात रखते हैं, अपनी पीड़ा रखते हैं, अपनी व्यथा करते हैं, अपने परिवार के बारे में, जो भी हो समाज के बारे में, लेकिन जो विचार विनिमय होता है वो भाषा के द्वारा ही होता है। तीसरा, भाषा सामाजिक परंपरा से प्राप्त होती है। बहुत सही बात। भाषा किससे प्राप्त होती है? सामाजिक परंपरा से प्राप्त होती है। देखिए, जैसे एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, मान लीजिए अगर हिंदी भाषी परिवार में जन्म लिया तो वो उसका हिंदी का ही विकास होगा। भोजपुरी में अगर वो जहाँ लिया तो उसका भोजपुरी में ही विकास होगा, यानी सामाजिक परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पर हैं, हिंदी बोलते हैं, ठेठ भाषा बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुंबई चला जाता है तो देखिए 4 महीने, 6 महीने या 10 महीने या 2 साल बाद वापस लौटता है तो उसका भाषा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसका सामाजिक स्थिति बदल गया। अब यहाँ अलग था, वहाँ गया, का बाबू क्या हाल है, ठीक इस हिसाब से बोलता है। वो ऐली गैली बोलना शुरू कर देता है। तो ये किसका है? ये सामाजिक परंपरा का है। सामाजिक परंपरा मतलब जैसे ही समाज परिवर्तित होता है। अब भाषा कैसे सीखी जाती है? नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। भाषा किसके द्वारा अर्जित किया जाता है? अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे कैसे बोलना सीख जाता है। हम ही आपके द्वारा जब हम आप बार बार उसको पुचकारते हैं, बुलाते हैं, तो पहले क्या करता है? धीरे बहुत ध्यान से सुनता है, एक्टिविटीज कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ सुनता है। लेकिन जब आप वही चीज़ बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार करते हैं, धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है तो क्या करने लगता है? धीरे धीरे तुतलाने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी कार्य आसान कब हो जाता है? जब वही बार बार अभ्यास करा जाए। तो वही चीज़ आप उसके सामने बार बार अभ्यास कराते हैं तो धीरे धीरे वही वो सीख जाता है। तो क्या करता है? वो हमारी आपकी बोली का वो अनुकरण करता है, नकल करता है। तो भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित किया जाता है, न कि वो हमारा पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति मतलब पिता के द्वारा संपत्ति नहीं है, पिता के द्वारा संपत्ति नहीं है, ये हम और आप अर्जित करते हैं। जैसे कभी भी कहा जाता है, आपको जिस परिवेश में ढाल दिया जाए, जिस परिवेश में आप पैदा होंगे, आप वहीं के भाषा को सीख जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य करता है, अन्य प्राणी नहीं करता है। जैसे हम और आप, ठीक, हम और आप आपस में विचार विनिमय करके एक दूसरे के हाव भाव को जान जाते हैं, सुख दुख को जान जाते हैं और उनका हमदर्द भी बनते हैं। ये अन्य प्राणियों में नहीं होता है। ये सिर्फ किसमें होता है? भाषा का प्रयोग केवल मानव समाज में होता है, किसी अन्य समाज में नहीं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी भाषाओं को बोल सकता है और समझ सकता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, मैक्सिमम लोग इस समय 2-3 भाषाओं के ज्ञाता जरूर हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक। आजकल संस्कृत तो कम लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लिश मैक्सिमम। आज तो देखते हैं धीरे धीरे घर के वृद्ध जन हैं वो भी इंग्लिश समझ गए होंगे। कहेंगे भैया क्या, कहेंगे बचवा क्या प्रॉब्लम बा, कुछ प्रॉब्लम है? अब उनको ये नहीं मालूम प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का अर्थ क्या होता है। लेकिन हाँ, ये आप बार बार कहते भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो भी जान जाते हैं कि भैया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब समस्या संबंधी, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो इस तरीके से, और भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के 2 रूप? एक होता है मौखिक भाषा। कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक।
पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के लिए लिप की, आगे पढ़ाएंगे, लिप की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिप। मौखिक के लिए नहीं। मौखिक मतलब जो हम आजकल बोलते हैं आम बालचाल की भाषा में, इसी कोई भी चीज़ जो बोलते हो मौखिक। लिखित जैसे किताब वगैरह हम पढ़ते हो, क्या है? लिखित है। और भाषा क्या है? भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो कोई कहता है भैया इसको आप लिखिए, जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं, क्या है वो? ध्वनि का प्रतीक है। जैसे कोई कह दिया कि श्याम, तो क्या है? अगर हिंदी में है, देवनागरी लिपि में है, कहेंगे भैया श्याम। कहेंगे प्रयागराज, तुरंत लिखिए प्रयागराज। क्यों? क्योंकि आपने एक ध्वनि लिपि आप समझ गए हैं कि जो जो ध्वनियाँ होंगी वो उसका लिप ऐसे ही होगा। ठीक, तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक क्या है? यही, जैसे कोई कह दिया प्रयागराज तो आपके दिमाग तुरंत आगे प्रयागराज वास्तव में कौन कौन सी ध्वनियाँ निकल रही है। श्याम है तो ऐसे। इंग्लिश में जो कोई कह दिया ध्वनि का प्रतीक, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई कहते कलकत्ता, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी कलकत्ता। ये क्या है? ध्वनि का प्रतीक। ध्वनि निकला कलकत्ता, तुरंत आपने एक एक अवयव को अलग कर लिया तो आपका हो गया इस तरीके से। तो ये था आपका भाषा और भाषा का महत्व। ठीक, तो भाषा की विशेषता है। भाषा की कौन कौन सी विशेषता होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर अपना फोकस करेंगे। जैसे भी हमने बताया था भाषा क्या है। भाषा सामाजिक संपत्ति है जिसका अर्जुन अनुकरण से होता है। भाषा क्या है? यह सामाजिक संपत्ति होता है, पैतृक संपत्ति नहीं है। आप जिस समाज में पैदा होंगे वहाँ की जो भाषा होगी उसी का आप अनुकरण करते हैं। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हिंदी भाषा का अनुकरण करते हैं, तेलुगु भाषा क्षेत्र वाले तेलुगु भाषा का अनुकरण करते हैं, अंग्रेजी भाषा क्षेत्र वाले अंग्रेजी का, ठीक, और बंगाली वाले बंगाली का। यानी आप जिस समाज में उत्पन्न होंगे उसी का अनुकरण करेंगे। कहने के बाद भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है जिसका अनुकरण द्वारा हम अर्जन करते हैं। दूसरा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है परिवर्तनशील है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या है? पाल भाषा। पाल भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा। तब जाकर कौन सी भाषा आई? हिंदी भाषा। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, धीरे धीरे धीरे। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सरल से कठिन की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ भाषा क्या था? कठिन की सरल की तरफ। जैसे जैसे कठिनता आती गई लोग सरलता की तरफ बढ़ते चले गए। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। सही बात है, जो कि प्रत्येक भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं सबकी भौगोलिक सीमा है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, हिंदी है, लेकिन हिंदी की भी अलग अलग क्या है? क्षेत्रीय भाषा हो जाती है। जैसे अवधी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई और भोजपुरी हो गई। ये सब क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। जो जिस भौगोलिक क्षेत्र यानी जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है, जहाँ गर्म होती है वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है। सब में थोड़ी सी जरूर अंतर होता है। तो प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक भाषा की अलग अलग संरचना है। सही बात है, हिंदी की अलग संरचना है, संस्कृत की अलग संरचना है, उर्दू की अलग संरचना है। पांचवा है प्रत्येक भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। अभी इसे यहाँ बात को ना, भाषा क्या सामाजिक संपत्ति है, वैसे भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जन किया जाता है। कभी कभी देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे से हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जितने ज़्यादा इस पर अभ्यास करता है उतने ही ज़्यादा वो अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, पिता के द्वारा दिया गया संपत्ति नहीं है। इसको आपको अर्जन करना पड़ता है। व्यक्ति जिस समाज में उत्पन्न होता है उसी की भाषा को वह अर्जन कर लेता है। ठीक। नेक्स्ट है
प्रत्येक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। सही बात है, प्रत्येक भाषा के अंतर्गत क्या है? उपभाषाएं और बोलियां। तो अभी आगे आप चर्चा करेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। सबका अलग अलग डिवाइड किया गया, आगे करेंगे। भाषा विस्तृत क्षेत्र में है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में। अभी यहाँ देखिए ना कि प्रत्येक भाषा के 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां अलग अलग हैं। तो यही कह रहा है कि भाषा विस्तृत क्षेत्र में है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप याद कर लीजिए। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में जरूर पूछता है भाषा की क्या विशेषता होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, यह सामाजिक संपत्ति है। इसको कैसे सीखा जाता है? इसको अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसा है? भाषा परिवर्तनशील है। 1 नंबर टाइप क्वेश्चन कहीं पूछ लेता है भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है कि दोनों है कि दोनों है। तो भाषा यहाँ क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है और प्रत्येक भाषा की अलग अलग संरचना होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं। प्रत्येक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं हैं और उपभाषाएं के अंतर्गत अनेक बोलियां भी हैं। भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में होती है। अब नेक्स्ट हम चर्चा आपसे करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जैसे आप लोग जानते हैं भारत में 2 प्रकार की बोलियां प्रचलित हैं, आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं। आर्य भाषा कहाँ से है? इसी पर अब देखिए नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं आज से भारत में बोलियों का विकास, कैसे बोली का विकास हुआ। एक बार स्क्रीन पर आप फिर से देख लीजिए और हमारे साथ पढ़िए भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं, आप आसानी से पढ़िए। नंबर 1 पढ़िए, भाषा सामाजिक संपत्ति है जिसका अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इसको आप समझिए, याद मत करिए, समझिए। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति। इसे कैसे सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा। भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है, अलग अलग संरचना होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति है। प्रत्येक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। भाषा विस्तृत क्षेत्र में है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर टाइप में कि भाषा का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है कि सीमित है कि दोनों है कि दोनों नहीं। ठीक, चलिए हिंदी भाषा का विकास देखिए। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किन किन अभी हमने बात किया ना, भाषा क्या था? भाषा परिवर्तनशील हुआ। भाषा कैसे परिवर्तित होगी, कहाँ से परिवर्तित होकर ये हिंदी का रूप लिया। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? देखिए, भारत की भाषाओं में बोले जाने वाली सूक्ष्म रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। भारत की जो भी भाषाएं हैं जहाँ बोली जाती है 2 भाषाओं में बांट सकते हैं। पहला क्या है? उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है आर्य भाषा। आर्य भाषा कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत में। कभी कभी पूछते हैं कि आर्य भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आर्य भाषा जो होती है उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषाओं को पहले आर्य भाषा कहते हैं। दूसरा क्या था? दक्षिण भारत में बोलने जाने वाली त्रिविड़ परिवार। तो दक्षिण भारत में जो बोली जाती थी उसे क्या कहते थे? द्रविड़ भाषा। किस परिवार के थे? द्रविड़ परिवार से। जो आर्य भाषा थे वो आर्य शाखा से संबंधित थे। जो द्रविड़ भाषाएं थी वो किससे थी? भारोपी परिवार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भारोपी परिवार से। तो देखिए, द्रविड़ भाषाएं किससे संबंधित थी? भारोपी परिवार। ये भारोपी परिवार से संबंधित थी। तो उत्तर भारत की भाषा कौन सी है? आर्य भाषा है। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा है। किससे संबंधित है? भारोपी परिवार से। अब आर्य भाषा को, आर्य भाषा मतलब जो पहले की भाषाएं थी उसको आर्य भाषा की संज्ञा दिया गया है। क्यों? आर्य भाषा की श्रेष्ठ भाषा। तो सबसे श्रेष्ठ भाषा किसको माना गया है? तो सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा को ही माना गया है। ठीक, तो देखिए अब
ठीक, ये देखिए यहाँ से ये भारूपी परिवार से ये संबंधित, ये वाला भारूपी परिवार से कौन संबंधित है? ये आर्य भाषा। आर्य भाषा जो थी भारूपी परिवार से संबंधित है। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, वो कर लीजिए। आर्य भाषा किससे संबंधित है? भारूपी परिवार से। अब आर्य भाषा क्या थी? भारूपी परिवार की आर्य शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? आर्य भाषा किससे संबंधित है? भारूपी परिवार की आर्य शाखा से संबंधित है। अब आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक। प्राचीन समय में क्या थी? देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की जो भाषा थी वो आर्य भाषा थी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता था? देखिए इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वेदांग, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी थे सब इसी भाषा के अंतर्गत आते थे। कौन? प्राचीन भारतीय भाषा। इसीलिए जब आर्य भाषा कहते थे, आर्य क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जनों की भाषा थी। जितने भी हमारा आपका ये है परिवार है, जैसे वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों, उपनिषदों, अरण्यों, ब्राह्मण ग्रंथों में किया है। यहाँ से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा का विकास हुआ और संस्कृत के जो कवियाँ हुए, जो भी कवि हुए, जैसे वाल्मीकि हुए, महर्षि वेद व्यास हुए, ठीक, कालिदास हुए, श्रीहर्ष हुए, बाणभट्ट हुए, भारवी हुए, आदि ग्रंथ इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कालिदास किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो प्राचीन भाषा भारतीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। भारवी किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। श्रीहर्ष किसके अंतर्गत आते हैं? इसी प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर? तो इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ जितने हैं सब प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब उसके बाद भाषा का धीरे धीरे विकास होता चला गया, तो संस्कृत का जो था और सुधरा रूप आने लगा। यानी ये अब धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है? हिंदी की तरफ बढ़ रहा है ये। अब मध्यकालीन भारतीय भाषा आ गया। ये पाल, प्राकृत और अभिभ्रंश कौन कौन से हैं? पाल भाषा, पाल, प्राकृत, तीसरा देखिए पाल, प्राकृत और अभिभ्रंश, ये थे भाषा। ये जो मध्यकालीन भारतीय भाषा से ये 3 भागों में विभाजित हो गए हैं। ठीक, कौन कौन से? अब देखिए इसका समय क्या था? 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। अब ये कितने भागों में हुए? पाल, प्राकृत और अभिभ्रंश 3 भागों में परिवर्तित हो गए। इसीलिए कहा जाता है तो संस्कृत का जो विकास हुआ है संस्कृत भाषा, ठीक, यानी आर्य भाषा। पहला देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, संस्कृत भाषा। उसके बाद किस कहा गया? मध्यकालीन भारतीय भाषा में आ जाएगी पाली भाषा। पाली भाषा के बाद फिर क्या विकास हुआ? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद फिर क्या विकास हुआ? अपभ्रंश भाषा। उसके बाद सौरसैनी अपभ्रंश। अब आपका आ गया ये आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा में क्या आ गया? हिंदी। देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए पहले आर्य भाषा, आर्य भाषा में 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय भाषा, इसके अंतर्गत क्या आ गया? संस्कृत। इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, जितने पुराने कवि थे
अब इसका समय क्या था? 500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक। ठीक। जो पाल का समय था, पाल का समय क्या था? 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक, और इसका प्रथम शताब्दी से लेकर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या था? 500 प्रथम शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। देखिए, प्रथम शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। और तीसरा क्या है? प्राकृत। प्राकृत क्या है? अब इसका देखिए, प्राकृत का अपभ्रंश। अपभ्रंश का क्या है समय? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब देखिए, पाल किसकी भाषा थी? पाल बौद्धों की भाषा थी। प्राकृत किसकी भाषा थी? प्राकृत जैन की भाषा थी। इसीलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म देखिए पाल भाषा में मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ एक बार सन क्लियर कर लीजिए। ये जो आपका है मध्यकालीन भारतीय भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, पाल भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। ठीक। तो पाल का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक। प्राकृत ये बौद्धों की भाषा थी। जो बौद्ध धर्म थे उनकी भाषा क्या थी? पाल भाषा थी। प्राकृत जैन धर्म की जो भाषा थी प्रथम शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक, इसकी जैन की। अपभ्रंश जो सबकी थी, टूटी फूटी हुई थी, सब खिचड़ी थी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की जो भाषा थी वो क्या थी? अपभ्रंश की भाषा थी। प्राकृत का प्रयोग संस्कृत में नाटकों में देखने को मिलता है। किसका? प्राकृत भाषा का प्रयोग। अपभ्रंश में कई क्षेत्रीय थे जिसमें हिंदी एवं आधुनिक भाषाएं थी। ठीक। अब देखिए, ये हो गया आपका 2 प्राचीन भारतीय भाषा। इसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय भाषा 500 ईस्वी से लेकर अब तक। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी था प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राचीन भारतीय भाषा के अंतर्गत वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथों का विकास हुआ था। ठीक। 1500 से लेकर लगभग 500 या 800 ईस्वी तक हुआ था। उसके बाद संस्कृत के कौन कौन से मुख्य कवि थे? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, श्रीहर्ष, बाणभट्ट आदि ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत व्याकरण से दृष्टि, शब्दावली की दृष्टि से वैदिक संस्कृत से भिन्न है। ठीक। अब 2 चीज़ आपने पढ़ लिया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भाषा। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे आधुनिक भारतीय भाषा, जो कि प्रथम शताब्दी से लेकर अब तक का है आधुनिक भारतीय भाषा। अब आइए, तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय भाषा। यानी आधुनिक भाषाएं कौन कौन से हैं? अभी या 2 आपने पढ़ा, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा। तीसरा है आधुनिक भाषा। भारत में 2 परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती है। कौन कौन से? आर्य परिवार की भाषा और द्रविड़ परिवार की भाषा। तो कभी कभी पूछता है कि भारत में कितने परिवार की भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो 2 प्रकार की, आर्य परिवार की भाषा और द्रविड़ परिवार की भाषा। अब दूसरा है आधुनिक भारतीय भाषा, आर्य भाषा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, हिंदी है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, उड़िसी है, असमिया है। ये सब आर्य भाषाएं के अंतर्गत आती हैं। अभी तो आप चलेंगे कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा? देखिए, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब द्रविड़ भाषा का है।
एक चीज़ देखिए, ये जितने भी हैं सब उत्तर भारत की भाषा हैं, ये जितने भी हैं सब दक्षिण भारत की भाषा हैं। ठीक, तो आधुनिक 8 भाषाएं के अंतर्गत कौन कौन से आती है? हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया और असमिया। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन से है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, वो भी वैदिक संस्कृत। कभी कभी पूछता है हिंदी के ठीक पहले की भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश भाषा। देखिए यहाँ पर पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, तब पाल भाषा का विकास हुआ, तब प्रकृत का, तब अपभ्रंश का, तब हिंदी का। ठीक, तो कभी कभी पूछता है कि हिंदी से, उसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है सौरसेनी, लेकिन सौरसेनी कहीं कहीं मिलता है, अपभ्रंश मिलता है। तो हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। अगर अपभ्रंश न के सौरसेनी दिया हुआ है तब सौरसेनी भाषा होगी। तो ये है विकास, संस्कृत का विकास कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से कैसे पहुँचा। सबसे पहले देखिए, प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत, संस्कृत भाषा थी। उसके बाद पाल की भाषा, पाल की भाषा जिसे बौद्ध धर्म की भाषा कहते हैं। उसके बाद प्राकृत की भाषा, प्राकृत भाषा जिसे जैन धर्म की भाषा कहते हैं। अपभ्रंश उसके हिंदी, जिसे खिचड़ी भाषा कहने लगे सब लोग। तो कभी कभी पूछता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा हिंदी है। हिंदी के ठीक पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हिंदी से ठीक पहले अपभ्रंश भाषा बोली जाती थी। ठीक, अब द्रविड़ परिवार, द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आता है? तेलुगु, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? ऑप्शन चारों आपके सामने रहेंगे, अच्छे से देख लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल है तमिल तमिलनाडु में। देखिए ट्रिक कैसे है, तमिल कहाँ की भाषा है? तमिल, यहाँ तमिल है, ये है। देखिए तमिल, यहाँ पर भी तमिल है, लेकिन तमिल कहाँ की भाषा है? तमिल तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु कहाँ की भाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कन्नड़ का केरल की भाषा है। मलयालम कहाँ की भाषा है? तो मलयालम केरल की भाषा है। एक नंबर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि तमिल भाषा है, आपके सामने ऑप्शन रहेंगे यही चारों, सिर्फ आपको घुमाएंगे बस, तो उसको याद कर लीजिए। तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। तेलुगु और मलयालम याद कर लीजिए, तमिल आसानी से आ जाएगा। यहाँ तमिल है, ये है तमिल है, ये नाट जोड़ दिए तमिलनाडु। तमिल कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? क से कर्नाटक, क से कन्नड़, तो कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। मलयालम और तेलुगु अगर आप याद कर लेंगे तो तमिल और कन्नड़ में आपको दिक्कतें नहीं होगी। और एक क्वेश्चन कैसे होता है, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। हिंदी के ठीक पहले किस भाषा का विकास हुआ था? अपभ्रंश भाषा का। ठीक, भारत में कितने परिवार की भाषा विकसित थी? 2 परिवार का, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार किससे संबंधित है? आर्य परिवार जो है भारोपी परिवार से संबंधित है। ठीक, ये रहा आपका हिंदी भाषा का विकास। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा की कैसे विकास हुआ, कौन कौन से क्षेत्र हैं आधुनिक भाषा के अंतर्गत, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रदेश है जहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी भाषा के क्षेत्र, भारत में सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है और जितने भी हैं राज्यों में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। इसे जो यहाँ सामने स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहा है, इसे हिंदी भाषा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो कौन कौन से देश प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है? देखिए हमने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बड़े से लिख दिया कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। ये क्रम याद कर लीजिए। अब पूछता है कि संस्कृत का विकास, संस्कृत से हिंदी की विकास किन किन माध्यमों के द्वारा हुआ है, तो बड़े से स्क्रीन देख लीजिए। संस्कृत बाद पाल भाषा, पाल बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत बाद अपभ्रंश भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा। अब हिंदी का क्षेत्र लगभग 130 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है, उसमें से देखा जाए तो 60 से 70 करोड़
लोग हिंदी बोलते हैं। कभी कभी बहस छिड़ जाती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जो सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त किया जाता है वो राजभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? जहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। दुर्भाग्य से आगे चर्चा होगी, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? आज जहाँ भी देखेंगे अक्सर देखा जाता है तो हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राज्यभाषा के अंतर्गत आता है, न कि राष्ट्रभाषा की। तो देखिए हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए पहला हिमाचल प्रदेश जहाँ हिंदी बोली जाती है, हरियाणा, दूसरा दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश, पाँचवां उत्तराखंड, छठा राजस्थान, सातवां मध्य प्रदेश, आठवां छत्तीसगढ़, नौवां बिहार और 10वां झारखंड। ये वो राज्य है जहाँ पर हिंदी बहुलता क्षेत्र है। कभी कभी इसे मोटे तौर पर संपूर्ण भारत में भी हिंदी बोली भी जाती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। देखिए यहाँ पूरे भारत में 65 से लेकर 70 करोड़ के बीच में हिंदी बोली जाती है। देखिए यही है संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या है? राजभाषा देवनागरी। तो कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। इसीलिए कहा जाता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि हिंदी किस लिपि में लिखे, खासकर डीएलएड में आप आंसर उठाकर देखेंगे तो कई बार पूछा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। ये देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हिंदी को जो भारत की राजभाषा घोषित कर दिया जाए। इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसे संविधान में कब प्रस्तुत किया गया था? 14 सितंबर 1949 को संविधान के सामने रखा गया था कि संघ की जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। वहाँ पर ये पास हुआ। इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। हिंदी वाले क्षेत्र कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। कुल 10 राज्य हैं। 10 राज्यों में हिंदी का बहुलता सा प्रयोग होता है। ये अभी हमने कहा ना संघ की राजभाषा क्या होगी? तो कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। कब कहा गया? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा संबंधी प्रस्ताव 17 अध्याय के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया था। तो कभी कभी कहा जाता है कि 351 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है वो हिंदी के राजभाषा यानी हिंदी भाषा के बारे में, विकास के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी पूछता है हिंदी भाषा का विकास से संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 343 से लेकर 351 तक। 351 जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 351 और गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की संख्या भी प्रचुर मात्रा में है, अत्यधिक मात्रा में। यद्यपि ये हिमाचल प्रदेश है या इन 10 राज्यों से संख्या से कम है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। ये जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। कौन कौन से? 10। और गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ आप देखेंगे तो हिंदी अक्सर लोग अत्यधिक मात्रा में बोलते हैं और समझते हैं। क्यों बोलते समझते हैं? आप देखेंगे चाहे दिल्ली हो गया, चाहे गुजरात हो गया,
चाहे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ अक्सर उत्तर भारत के लोग जाकर बसे हुए हैं, निवास करते हैं। इसलिए वहाँ रहते रहते गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, वहाँ के लोग भी हिंदी, जब कहा गया ना कि हिंदी जो है भाषा जो होता है विचार विनिमय का साधन है। जब ये लोग यहाँ से गए, उत्तर भारत से गए, कहाँ, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तो वहाँ इन्होंने अपनी भाषा का विकास किया, तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोग भी हिंदी बोलने लगे। ठीक। अब नेक्स्ट है हिंदी भाषा क्यों राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। यह विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी ही सरकारी कामकाज की भाषा में प्रयोग हो रहा है। जिस समय हमारे संविधान में हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी छूट दे दिया गया है, और संस्कृत का जो छूट दे दिया गया है, हिंदी के साथ साथ किसका, अंग्रेजी का। आज हिंदी का जो महत्व मिलना चाहिए खासकर में भारत देश में, वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अनेक प्रांत के लोग एकता नहीं है। किसी भी देश का विकास वहाँ के साहित्य से होता है, वहाँ की भाषा में होता है। आए दिन आप लोग देखते हैं दक्षिण भारत वाले लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र वाले कहते नहीं हम उत्तर भारतीयों का विरोध करते। भाई क्यों विरोध कर रहे हैं? विकास ऐसे नहीं होता, एकता में विकास होती है। देखिए कहीं कहीं लोग भाषा के हिंदी भाषी क्षेत्र है, इनको भगाइए यहाँ से, ये कन्नड़ वाले इसको हटाइए, ये बिहारी वाले इसको हटाइए। ये भाई कौन सी भाषा है? तो इसी से हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाया। परंतु राजनीतिक कारणों से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग के छूट से केंद्र सरकार ने अनिश्चित काल के लिए दे दी गई। देखिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर दुआ की, हिंदी को दोनों तरफ रखा, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी को भी इन्होंने सशर्त छूट दे दिया अनिश्चित काल के लिए कि जब तक हिंदी में नहीं हो पा रहा है अंग्रेजी भी इसके साथ लगी रहेगी। तो यही कारण है कि अभी तक पूर्ण रूप से घोषित राजभाषा होते हुए भी ये राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई। कौन? हिंदी। तो कभी कभी पूछता है कि हिंदी जो है राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, हिंदी भारत की राज्यभाषा है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वही देखिए 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक मिलता है। ये 351 किससे संबंधित है? 351 भाषा से संबंधित है, खासकर हिंदी भाषा क्षेत्र से। अब देखिए समझ लीजिए हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 5। देख लीजिए हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितने बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। देखिए कौन कौन से 5 उपभाषाएं हैं देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कौन कौन से हैं? पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। ठीक। कौन कौन से हैं? देखिए पश्चिमी हिंदी देख लीजिए। ठीक। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, उसके बाद बिहारी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी। अब ये तो 5 उपभाषाएं हैं। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषा आते हैं? ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू भाषा। इसको पढ़ लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रखा है, जो नोट्स है उसमें भी है कि 5 भाषाएं के अंतर्गत कौन कौन से उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन से आएंगे? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी जाते ही है मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी के अंदर मगही,
मैथिली और भोजपुरी। नेक्स्ट हमारा राजस्थानी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, सॉरी उत्तराखंड में ना गढ़वाल जिला है तो क्या हो गया? गढ़वाली। कुमायूं जिला तो कुमायूं नेपाल के नज़दीक है तो नेपाली। तो गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली ये किसके अंतर्गत आते हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुर। देखिए इस प्रकार से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो आज का हमारा यहीं तक समाप्त होता है। हिंदी भाषा का विकास शुरू से लेकर आर्य भाषा से लेकर आज तक जो ये 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, संविधान में इसका कहाँ रखा गया है, क्या महत्व है, इन सब सारी चीज़ों का हमने आज चर्चा किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? कहता है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा क्या है? जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी भाषा प्रांतों के नाम बताइए। तो हिंदी भाषा प्रांत भी हमने यहाँ लिखा ना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या थे? हिंदी भाषा क्षेत्र थे। और हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ, कितनी उपभाषाएँ हैं? तो हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ आती हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा कितने रूप हैं? ठीक इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। वेद किस भाषा में लिखा है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की, प्राकृतिक की, पाल। तो वैदिक संस्कृत से अंतर वेद लिखे। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1955 को पारित हुआ था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हिंदी भाषा का विकास का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक, तो आज हम अपना टॉपिक यही कर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।